मोस्ट वेट बेयरिंग मसल नी जॉइंट में जनरली हिप जॉइंट में भी होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन आप जब स्टडी करेंगे तो क्या होगा, जब कोई भी आप स्टडी करेंगे, वॉकिंग करेंगे या जब चलते हैं या क्या 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 करोगे, रनिंग करोगे, उसमें क्या होता है कि आप रूल ऑफ थंब ये कहता है कि आप जितना वजन है ना आपका, जो आप जितना स्पीड से आप चलेंगे, जितना तेजी चलेंगे, रूल ऑफ थंब ये कहता है कि आपके जितना वेट है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा वजन पड़ता है आपके घुटने में, आपके वेट बेयरिंग जॉइंट में। इसीलिए वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जितना भी आसपास के जो मसल है उसका स्ट्रेंथनिंग करना जरूरी है। तो आज मैं फोकस करूंगा बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन में 2 मोटा चीज है जानने के लिए। क्या है? नंबर 1, कितना हमारे शरीर में फैट होता है, परसेंटेज बॉडी फैट कहते हैं इसको। और दूसरा क्या होता है? लीन बॉडी मास, यानी मसल कितना होता है, स्केलेटल मसल कितना होता है। बॉडी कंपोजिशन बहुत सारा और भी होते हैं बॉडी कंपोजिशन में, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी कंपोजिशन जो आपके और हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो काम आता है वो 2 ही चीज है। ये है, एक क्या होता है? रिडक्शन ऑफ द बॉडी फैट, हम चर्बी को घटाना चाहते हैं, और इंक्रीज इन लीन मसल मास। लीन मसल मास माने स्केलेटल मसल के मास को इंक्रीज करना चाहते हैं। ये हमारा परमानेंट गोल है। जिम में कोई जाता है, कोई करता है, तो वजन घटाना इंपॉर्टेंट नहीं है। वजन घटाने में बीएमआई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? परसेंटेज बॉडी फैट। आपका काम केवल एक ही है, चर्बी घटाना, मसल बढ़ाना। मसल बढ़ाओगे तो हो सकता है इसके वेट में कोई चेंजेस ना आए। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज थेरेपी के रूप में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको जानना है वो है ये क्यों जरूरी है, व्हाई बॉडी कंपोजिशन क्यों जरूरी है। बॉडी कंपोजिशन इसलिए जरूरी है, मान लीजिए प्ले नहीं हो रहा तो पीपीटी को ध्यान दीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। देखिए, बॉडी कंपोजिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो फैट मसल है वो एक इन्फ्लेमेशन का काम करता है, हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कराता है, जिसके वजह से हमारे हर बॉडी में बीमारी आ सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डायबिटीज करा सकती है, हमारे परसेंटेज बॉडी फैट बढ़ गई तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन जो सिक्रीट कर रहा है ना हमारे शरीर पैंक्रियास से, उसको उसका काम को, उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा अगर आपके पास बॉडी फैट ज्यादा है। दूसरा, इन्फ्लेमेशन, हमारे शरीर में इतना इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जितना भी बीमारी है आपको हो सकता है ना। और तीसरा काम है, बॉडी फैट बढ़ने से आपकी मसल मास को भी कम कर देगा। और मसल मास क्यों जरूरी है? स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन में 35 इयर्स और 40 इयर्स के बाद आपका जो मसल है हर 3 to 5% आपको मसल कम होता ही जाएगा पर डिकेड, 10 इयर्स में कम होता ही जाएगा। इसको सर्कोपीनिया कहते हैं। और दूसरा होता है स्ट्रेंथ माने ताकत भी कम होती जाएगा, जिसका नाम है गाइनेपीनिया। तो ये आप भविष्य में आप अगर जेनेटिक पेशेंट को डील कर रहे हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो सर्कोपीनिया एंड गाइनेपीनिया। सर्कोपीनिया माने मसल मास का रिडक्शन बिकॉज ऑफ द एज, उम्र के हिसाब से। गाइनेपीनिया का मतलब होता है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन मसल स्ट्रेंथ, ताकत, मसल स्ट्रेंथ। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म आपके सर्वाइवल है। सर्वाइवल जो है बोलते हैं ना कि इयर्स टू द लाइफ एंड क्वालिटी टू द लाइफ, है ना। 2 चीज इंपॉर्टेंट चीज है, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, यानी कितना आप जी पा रहे हैं प्लस कितना अच्छे से जी पा रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो किसी का मसल बन गया तो फटाक से गिर जाएगा तो हिप फ्रैक्चर हो जाएगी ना, फिर उसका पेट खत्म हो जाएगा, यानी उसको मॉर्बिडिटी कहते हैं। मॉर्टिलिटी माने मर जाना, मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों के दोनों असर पड़ता है हमारे इसमें। ये चल रहा है नहीं चल रहा है? चलिए ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फर्क पड़ता है आपका मसल स्ट्रेंथ और मसल मास। तो आप क्या करोगे, कैसे एक्सरसाइज करोगे, क्या करेंगे? इसको बोलते हैं काइनेसियोथेरेपी या अप्लाइड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या अप्लाइड क्या बोलते हैं, काइनेसियोलॉजी। इसको इस सेंटेंस को या इंटरवेंशनल फिजियोलॉजी भी कहते हैं। ये तो सबसे पहले आप कोई भी एक्सरसाइज इंटरवेंशन देंगे तो सबसे पहले आपको एक बॉडी कंपोजिशन देंगे। बॉडी कंपोजिशन के लिए आप क्या करोगे? बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर आता है, बहुत सारा बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर आता है। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है उसको डेक्सा कहते हैं। डेक्सा, हाँ आपने नाम सुना होगा डेक्सा, बहुत महंगा होता है। उससे ऑस्टियोपोरोसिस हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डी जो कम होना, स्पेशली मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में होता
होती है ना, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये सब चीज डायग्नोस करते हैं DEXA स्कैन में, मगर क्योंकि वो बहुत महंगा है तो इसीलिए आपके और हमारे क्लिनिकल लैब्स में हम क्या यूज कर सकते हैं, बायो इलेक्ट्रिक इम्पीडेंस मशीन आता है, उससे हम बॉडी कंपोजिशन नाप सकते हैं। हर किसी के क्लिनिक में होना चाहिए। दूसरा, इससे भी और सस्ता जाएंगे तो हर्पेंटन स्किन फोल्ड कैलिपर आता है, जिसको कैलिपर कहते हैं, 30-40,000 में आ जाता है। उससे आपका स्किन फोल्ड देखने से इनडायरेक्टली आप पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन में कितना चर्बी है। नॉर्मल कितना होता है, फीमेल को 30 to 35% तक जा सकते हैं, मेल को 20 to 25% तक बॉडी प्रोपोर्शन इतना होना चाहिए है? अगर मान लो कि बहुत कम हो गई, कुछ क्या होता है, बॉडी वेट जिम में बहुत जाते हैं, जिसमें क्या है, लोग फेट बर्नर खाते हैं, बहुत सारी चीज खाते हैं, जिससे बॉडी फेट बहुत कम हो जाते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है। अगर मान लो किसी को, स्पेशली फीमेल्स में, यंग जिम्नास्ट हुआ, जिम्नास्टिक में क्या होता है, अगर चर्बी एकदम कम हो गई कि बिल्कुल खाना पीना बंद कर देंगे पतला दिखने के लिए, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा जो फैट है ना, वो एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, फैट से बहुत सारा हार्मोन रिलीज होता है। ये फैट जो है ना केवल खराब चीज नहीं है, अच्छा भी होता है फैट में, दोनों के इंबैलेंस होना ही खतरनाक होता है। तो फैट से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है लेप्टिन। ये जो लेप्टिन क्या करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मॉड्यूलेट करने में हेल्प करता है। इसीलिए जो फीमेल, स्पेशली जो यंगर जो बच्चे रहते हैं, नया टीनेजर रहता है, जो यंग जिम्नास्टिक रहते हैं, जो खाना पीना खाते नहीं है, ये सोचते कि पतला हो जाऊंगी तो बहुत अच्छी दिखूंगी, ऐसा टाइप का, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन आता नहीं है उनमें, मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है तो क्या होगा, एस्ट्रोजन कम हो जाएगी, उसके वजह से उसका बोन मास कम हो जाएगा, बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाएगा। इसको बोलते हैं फीमेल एथलीट ट्रायल। ये जिम्नास्टिक और वगैरह में देखते हैं, मेल भी बहुत होता है जिसका नाम है RPDS, आप बाद में जाके पढ़ेंगे, रिलेटिव एनर्जी डिफिशिएंसी सिंड्रोम इन स्पोर्ट्स। इसको स्पोर्ट्स प्लेयर जो डील करते हैं उसमें मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चर्बी अच्छा है, बहुत ज्यादा चर्बी खराब है, और चर्बी कहां अच्छा है ये भी इंपॉर्टेंट है। चर्बी कहां पे, मान लो कि पेट में जो चर्बी होता है इसको बोलते हैं विसरल फैट या सेंट्रल फैट। आपका चर्बी अगर आपके ऑर्गन के पास आसपास होता है, यानी पेट में होता है, तो वो डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन ज्यादा कराता है, उसमें डायबिटीज होने का खतरा रहता है, ठीक है। और जो चर्बी आपके हिप में है, फीमेल्स में चर्बी कहां पे ज्यादा होता है, बटक्स और हिप में ज्यादा होता है, जो सबक्यूटेनियस फैट है। तो सबक्यूटेनियस फैट माने स्किन के नीचे जो फैट होती है, वो फैट उतना खतरनाक नहीं होता है, दिखने में खराब लगता है, कॉस्मेटिकली वो अच्छा नहीं दिखता, मगर उतना हेल्थ वाइज फर्क नहीं पड़ता। मगर मेल में जिसका पेट एकदम निकला हुआ है, उसमें स्किन के अंदर में ज्यादा नहीं, आप दबाएंगे ना तो टेंस फील होगा, इसका मतलब क्या है, चर्बी अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ये फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुदरत के हमारे इवोल्यूशन के हिसाब से डेवलप होते हैं, क्योंकि फीमेल्स में बटक और थाई में फैट ज्यादा जमा होता है। इसलिए आप जिम में आपके पास कोई वेट रिडक्शन के लिए आते हैं तो सबसे मुश्किल वहीं से फैट जाना होता है, और सब जगह से चर्बी चले जाएगा, मगर इधर से चर्बी जाना बहुत मुश्किल होता है। ये प्रेगनेंसी में काम आता है, ये जो चर्बी है ना, इसके इंपॉर्टेंस फिजियोलॉजी में प्रेगनेंसी में होता है, इसीलिए इवोल्यूशन ने हमको बनाया ही ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया चर्बी क्यों खतरनाक है, क्यों खराब है वगैरह, इसका कहानी हो गया। मगर आप क्या करेंगे, आप कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी को वेट रिडक्शन करना है तो 80% इज बिकॉज ऑफ द डाइट। आप कितना भी एक्सरसाइज करेंगे, अगर डाइट ठीक नहीं होता है तो कभी भी उसका ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर 20 to 30%, और 70 to 80% इज बिकॉज ऑफ डाइट। तो डाइट को आपको देखना पड़ेगा। नॉर्मली रूल्स ऑफ थंब आप क्या अप्लाई करते हैं, 500 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी हम कम करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं, एकदम से कम करोगे कोई नहीं कर सकता, एक हफ्ते में करेगा फिर बंद। इसलिए जितना भी मार्केट में अवेलेबल डाइट, इसको बोलते हैं FAD, फैट डाइट, पानी पिला दो, सिंपल पानी पिला दो, ये सब चलता नहीं है। 1 महीने के बाद अपने आप बंद कर दोगे, क्योंकि कोई कर भी नहीं सकता। उसके बाद क्या होगा, जितना वजन रोज के वो वापस आ जाएगा, रिबाउंड वेट इसको कहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से आपको वेट लूज करना है तो डाइट पे ध्यान देंगे, और जितना मैक्सिमम कैलोरी, यानी आप कितना दिन में खाना खाते हो वो कैलोरी में हम नापते हैं, वो कैलोरी कितना कम कर सकते हैं, केवल 500 किलो कैलोरी तक कम करें, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, उससे ज्यादा करेंगे कर सकते हैं मगर वो फेलियर हो जाएगा। उसके हिसाब से देखेंगे तो 0.5 kg पर वीक या पर मंथ भी आप वजन कम कर सकते हैं।
तो यानी साइंटिफिकली अगर हम देखा जाए तो वजन बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली हम नहीं कर सकते, दैट इज एब्नॉर्मल। पानी पिला पिला के लोग करते हैं मगर वो डेंजरस है, वो अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सारा कि वाटर ओनली डाइट था या कुछ ऐसा था जिसके हार्ट अटैक हो गया वगैरह हो गया, है ना, न्यूज में आता रहता है। तो ये सब चीज इसीलिए होता है क्योंकि जब वजन कम होता है तो आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है जिसके कारण आपके हार्ट में लोड पड़ता है। तो अगर एक्सरसाइज कर लिया अनएकस्टम, जो वो पहले नहीं करते थे, जोश में कर लिया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसीलिए बहुत ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या कराएंगे, आपके पास आ गया तो आप क्या करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट आप उसका वजन देखेंगे पहले एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन के पहले, और कोई भी कोमोर्बिडिटी यानी डायबिटीज है या नहीं है, या सांस का हाइपरटेंशन है नहीं है, ये सब चीज आप देखेंगे। अगर मान लो कि चलो ऐसा बंदा आया जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसमें डायबिटीज नहीं है वगैरह नहीं है, केवल मोटापे का प्रॉब्लम है, आपके पास मोटापा कम करने के लिए आ गया, तो आप सबसे पहले उनको क्या बोलते हैं, आप एक फॉर्मेट आता है जिसको PAR-Q बोलते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनियर। ये फ्रीली अवेलेबल होता है, ये फ्रीली अवेलेबल क्वेश्चनियर को आप भरने के लिए बोलेंगे। उसमें एक्सरसाइज का कितना खतरा हो सकता है वो आता है। आपने देखा हो जिम में बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं हार्ट अटैक से मर गए होंगे, है ना, बहुत सारा अनफॉर्चुनेटली हुआ है। तो ये सब चीज आप अवॉइड कर पाएंगे जब आप ये क्वेश्चनियर को भराएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, थोड़ा साउंड नहीं आ रहा, ये हो गया। उसके बाद आप एक्सरसाइज करते समय क्या क्या करोगे? तो एक्सरसाइज में आप दो टाइप के एक्सरसाइज देते हैं हम मोस्टली, वैसे बहुत प्रकार के एक्सरसाइज होता है। तो सबसे पहले हम क्या है, एरोबिक एक्सरसाइज देते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज माने वो एक्सरसाइज होता है जो जिसका एनर्जी एरोबिक सिस्टम से आता है, यानी ऑक्सीजन। बेसिक फिजियोलॉजी हमको ये बताती है कि चर्बी जो है, किसी को चर्बी बर्न करना है तो क्या होगा, फैट ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये किसके थ्रू होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। बिना ऑक्सीजन के चर्बी हम कभी बर्न नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो एक्सरसाइज के दौरान किसी को फैट बर्न करना है तो आपका इंटेंसिटी कम रखना पड़ेगा। एकदम जोर से भागेंगे, जोर से, उसमें फैट बर्न नहीं होता है। तो फैट किसमें बर्न होता है, जो माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज। माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज कैसे पता चलेगा भाई, ये माइल्ड कर रहे हैं, मॉडरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? इसको पता करने का बहुत सारे तरीके हैं। एक दो तरीके मैं बता देता हूं जो सिंपल है, वो है टॉक टेस्ट। अगर कोई बंदा गाना गा पा रहा है और कोई बंदा आराम से बोल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है उसका एक्सरसाइज इंटेंसिटी बहुत माइल्ड। माइल्ड हम गाना गा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत। गाना गाने के लिए आपको सांस को एक्सेल करना होता है। आप गाना नहीं गा पा रहे हैं मगर एक सेंटेंस में आप शब्द बोल पा रहे हैं, इसका मतलब है मॉडरेट इंटेंसिटी। मॉडरेट इंटेंसिटी। और आप एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हो, आप रहे हो सांस लिए बिना, उसको बोलते हैं हायर इंटेंसिटी या सीवियर। तो तीन हो गया, सिंपल एकदम टॉक टेस्ट, इसको टॉक टेस्ट कहते हैं। अगर थोड़ा साइंटिफिकली जाना है तो आपको हार्ट रेट मॉनिटर खरीदना पड़ेगा, बाजार में आता है, सिंपल 30-40,000 या उससे भी कम में मिल जाता है, आजकल तो फ्री मिल जाता है। उससे हार्ट रेट आप नाप के आप कर सकते हैं। कैसे नापोगे? हार्ट रेट में आपको हार्ट रेट मैक्सिमम करके होता है। मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? एक बंदे का, मेरा अगर मैं एक्सरसाइज दूंगा तो मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेट करना जरूरी है। कैसे कैलकुलेट करोगे? 208 minus 0.7 into S in year. 208 minus 0.7 into S in year. इससे आपको मैक्सिमम हार्ट रेट पता चल जाएगा। उस मैक्सिमम हार्ट रेट के हम परसेंटेज देते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे? 30 to 40% से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, फिर 50% तक जा सकते हैं। देन मैक्सिमम कहां तक जाओगे आप? 85% तक जाते हैं। एथलीट वगैरह में हम 90%, 100% तक जाते हैं। मगर नॉर्मल बंदा जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, वजन कम कराने के लिए आपके पास आया है, तो आपको एकदम से ज्यादा नहीं देना है। आपको बस कितना देना है? 30-40 से चालू कर दीजिए, और कहां तक जाएंगे? 60%, 70% बस, मैक्सिमम 80%। ठीक है, इसमें आपको एक कार्डियक जो था ना, वहां पे कार्डियक रिहैबिलिटेशन को जो कर रहे थे, उनको एक चीज जानना चाहिए जिसका नाम है डबल प्रेशर। आपके हार्ट ऑक्सीजन कितना लेता है, इसको नापने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं डबल प्रेशर। डबल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हार्ट रेट इनटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इनटू हार्ट रेट को डबल प्रेशर कहते हैं, जिसका नाम है रेट प्रेशर प्रेशर भी बोलते हैं। ये आपके हार्ट कितना ऑक्सीजन लेता है ये पता चल जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम टीएमटी टेस्ट कराते हैं, हार्ट जिसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है, तब हम ये पता कर लेते हैं कि भाई इतने डबल प्रोडक्ट में इसको प्रॉब्लम हो रही है, ईसीजी में चेंजेस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसके नीचे देंगे एक्सरसाइज, ठीक है? तो इसलिए डबल प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये हो गया एरोबिक एक्सरसाइज। कितना दोगे एरोबिक एक्सरसाइज? सिंपल है, 150 मिनट पर वीक, एक हफ्ते में 150 मिनट मिनिमम देना है। अब इसको दिन में कन्वर्ट कर दो, कितना हो गया? एक हफ्ते में 7 डेज में 150 मिनट टू माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज, यानी मॉडरेट एक्सरसाइज आपको देना है 150 मिनट पर, तो लगभग 30 to 60 मिनट आ जाता है, या तो 30 मिनट मान लो। तो 30 मिनट ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक आपको करना है। आपका टारगेट क्या रहेगा? ऑलमोस्ट ऑल द डेज ऑफ द वीक, यानी पूरा 7 दिन करने का आपका रहेंगे, मगर इतना होता नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि वो करते नहीं है या मरीज करते नहीं है या आप करा नहीं पाते हैं, वो घर चला जाता है, फिर उसके बाद नहीं हो पाता। तो आपको कितना कराना है? मैक्सिमम 5 दिन तो कराना ही कराना है। कितना? 30 मिनट बस, मॉडरेट इंटेंसिटी। अगर मान लो कि वो बंदा थोड़ा जिम विम किया हुआ है, थोड़ा सा उनको आता है, तो उनको हायर इंटेंसिटी भी करा सकते हैं। हाई इंटेंसिटी कराना है तो आपको 150 का आधा ले लो, यानी 75 मिनट पर वीक, एक हफ्ते में 75 मिनट बस आपको कराना होता है, ठीक है? तो ये हो गया एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज का प्रकार क्या होता है? 2 टाइप के एक्सरसाइज होते हैं, एक होता है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, दूसरा है नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जिसका प्रॉब्लम है, वजन बहुत ज्यादा, मॉर्बिड ओबेसिटी है, जिसका बीएमआई 40 केजी पर मिनट से ज्यादा है, पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में हम शुरुआत करते हैं नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज से, जो कि स्विमिंग होता है, साइकिलिंग होता है। स्टेशनरी साइकिलिंग आप करा सकते हैं, स्विमिंग से आप चालू कर सकते हैं, ठीक है? ताकि घुटने में लोड पड़ता है, क्योंकि आपको वजन तो वो ले लिया ना, इसको हाइड्रोथेरेपी भी बोलते हैं। बहुत हमारे दोस्त लोग हैं जो एमपीटी करने के बाद हाइड्रोथेरेपी में एक्सपर्ट, उन्होंने जिम खोल रखा है, बहुत अच्छे से हाइड्रोथेरेपी करते हैं, ठीक है? तो उसका पूरा अलग से कोर्स है, हाइड्रोथेरेपी, एक्वाथेरेपी है। तो ये सब चीज हो गया। तो ये हो गया, इसके बियॉन्ड स्लाइड नहीं जा रहा है, तो मैं बस बोल रहा हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली स्लाइड नहीं जा रहा है, इधर प्ले नहीं हो रहा है। बाद वाले स्लाइड चल रहे हैं, हाँ बाद वाले स्लाइड चल रहे हैं। क्या चलो चल नहीं रहा है स्लाइड? क्या चलिए, स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जो मैंने बताया वही सफिशिएंट है। स्लाइड पे तो चल रहा है, वो स्लो है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं। हाँ, हम तो मैं क्या बताया, एरोबिक एक्सरसाइज आप करेंगे, कितना करेंगे इंटेंसिटी जानना जरूरी है, समझे क्या? मैं तो जल्दी जल्दी दिखा। अच्छा चलिए, तो यानी बॉडी कंपोजिशन और फिजिकल फिटनेस, इसमें कुछ नहीं है, वीडियो है, कुछ नहीं, वीडियो और पिक्चर है, उससे क्या है थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग जाता है। खैर जो मैं बोल रहा हूँ बस वही है, उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली तो वही कर सकते हैं। देखिए कुछ कुछ वीडियो है, एक्सरसाइज का प्रकार है। देखिए एक्सरसाइज 2 प्रकार का फिटनेस होता है। फिटनेस का माने रनिंग नहीं होता, बहुत सारा होता है फिटनेस, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, टाइम, स्पीड। देखो इतना एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन आसान नहीं होता है, काइनेसोथेरेपी का अलग कोर्स होता है। आपको हर चीज जाननी, कार्डियो रेस्पिरेटरी, बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर और फिटनेस, इंड्योरेंस, अलग-अलग प्रकार के एक्सरसाइज होता है, ठीक है? तो अगली बात, तो एरोबिक एक्सरसाइज जो है, हाँ ये मैं बता रहा था, बॉडी कंपोजिशन। देखिए बीएमआई उतना फायदे नहीं होगा, क्लिनिकली जाएंगे तो बॉडी कंपोजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका फेट हाई फेट और लो फेट फ्री मास, स्केलेटल मसल, जिसका स्केलेटल मसल कम होता है, जिसका ज्यादा होता है ना, वो 30% तक मरने का चांस होता है। 30, अगर मेरे पास स्केलेटल मसल है, किसी के पास स्केलेटल मसल नहीं है, तो उसको 30% मरने का, मुझसे मरने का ज्यादा चांस है।
इसका क्या मतलब है? स्केलेटल मसल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्केलेटल मसल में आपको ध्यान देना है। और बहुत सारा अलग अलग बीमारी है, ये तो डिटेल तो आप पढ़ेंगे, आपके लिए इतना काफी है। और आगे और चलते हैं, आगे सर्कोपीनिया, जैसे कि मैंने बोला था, बुढ़ापे में सर्कोपीनिया होता है। ग्रिप स्ट्रेंथ, सिंपल ग्रिप स्ट्रेंथ, बीपी से ब्लड, किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो हमको पता चलता है ना हार्ट अटैक होगा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ग्रिप स्ट्रेंथ। देखिए ये पेपर है, ग्रिप स्ट्रेंथ वाज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्लड प्रेशर। सोचो किसी के ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को हार्ट अटैक हम स्ट्रेंथ से पता चल जाता है कितना इंपॉर्टेंट है स्केलेटल मसल। और हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग केवल चर्बी में ध्यान देते हैं। नेक्स्ट करते हैं सर। और एपिथेलियल टिश्यू को मैंने बता दिया। एपिथेलियल टिश्यू जो है, हमारे एपिथेलियल टिश्यू क्या कराता है? इन्फ्लेमेशन करा देती है ना। तो चर्बी भी कम करना है, चर्बी के अलावा हमको मसल मास को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हम क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, बोलते हैं अरे वजन कम नहीं हो रहा, वजन कम नहीं, कम कैसे होगा? वजन वेट जो है स्केलेटल मसल से आता है। चर्बी भले ही कम हो जाएगी, मगर आपके स्केलेटल मसल बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आपका वेट बढ़ेगा कि कम होगा? वेट बढ़ नहीं सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं जिम के शुरुआत में वेट बढ़ जाता है। ये क्या होगा? ये तो होता होगा, ऐसा नहीं है। बॉडी को पोषण करना जरूरी है। सिंपल आपके वेइंग मशीन भरोसेमंद नहीं है, बीएमआई भरोसेमंद नहीं है, परसेंटेज बॉडी फैट और परसेंटेज स्केलेटल मसल मास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ध्यान देना है, ना कि आपको वेइंग स्केल। ठीक है, तो यही एक हमारा आइडिया है सर। खैर चलो, ये तो कुछ पेपर है जो हम लोगों ने निकाला था, जैसे कि मैडम है, इनका जो डायबिटीज है ना, हमारा कितना वेस्ट सरकमफ्रेंस, कितना पेट में चर्बी है, ये डिटरमिन करता है डायरेक्टली आपके ब्लड शुगर के उसको। तो मैडम ने निकाला था, डॉक्टर जोशना ने, तो वो ये भी बड़ी चीज है, थोड़ा डिटेल है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को मैं लाना चाहता हूँ। इंडियन पॉपुलेशन, यानी हम लोग में क्या प्रॉब्लम है वेस्टर्न पॉपुलेशन का कंपेयर? इंडियन पॉपुलेशन लोगों में बीएमआई कम होते हैं मगर बीमारी ज्यादा होता है, वजन कम होता है बीमारी ज्यादा होता है, फेट कम होता है बीमारी ज्यादा होता है। ये हर जगह इंडिया इज नॉन एज डायबिटिक कैपिटल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे चर्बी जो है पेट में होता है, विसरल एडिपोसाइट टिश्यू, इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दो टाइप का ओबेसिटी है जिसको हम जानेंगे। इसको बोलते हैं टॉफी, TOFI, टॉफी। टॉफी माने थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, यानी बाहर में तो आपको एकदम फिट एंड फाइन लगेगा, अरे बंदा एकदम फिट एंड फाइन है, मगर वो बीमार पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी चर्बी तो सारा चर्बी तो अंदर है। तो इसीलिए कहावत है, अगर आपको जिगर्स कर रहा है, जिगर्स माने हिल रहा है, आपकी चर्बी हिल रहा है, इसका मतलब हेल्दी फैट है वो। क्यों? वो दिखने में एकदम खराब लगता है, मगर मेटाबॉलिकली बायोकेमिकली वो चर्बी जो है ना हेल्दी है, क्यों लगता है, मगर पेट के अंदर में जो चर्बी है वो एकदम डेंजरस है। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि दो टाइप का ओबेसिटी होता है। ये सब थोड़ा डिटेल है, तो ये हम नेक्स्ट, ये प्लेयर्स के ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया था, अलग अलग स्टडी है, ये सब हम बाद में करते हैं, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस बनाने। तो ये है। तो एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा जिसका नाम है फैट मैक्स जोन। एरोबिक एक्सरसाइज में, एरोबिक एक्सरसाइज आप करते समय आप चाहते हो कि वो ऐसा एरोबिक एक्सरसाइज करें जिसमें चर्बी सबसे ज्यादा बर्न हो, इसको बोलते हैं फैट मैक्स जोन। फैट मैक्स जोन जो है कितना होता है? 55 to 72% ऑफ VO2 मैक्स। अब VO2 मैक्स तो टेक्निकल टर्म है, आप किसी को कैसे दोगे VO2 मैक्स? मुश्किल है ना। इसके लिए आप एक इक्वेशन यूज करेंगे जिसका जो है ना, ये इक्वेशन जो है ना हार्ट रेट में कन्वर्ट करेंगे इसको। आपके 55 to 70% ऑफ VO2 मैक्स है, यू विल कन्वर्ट इनटू हार्ट रेट। कैसे करोगे? टारगेट हार्ट रेट के थ्रू। टारगेट हार्ट रेट नाम सुना है? टारगेट हार्ट रेट में हम क्या करेंगे? हम दो चीज लेते हैं। क्या लेते हैं? रेस्टिंग हार्ट रेट। इसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन इसमें इंपॉर्टेंट लिखा नहीं है, मैंने वो कर लो आप दबाओ, है क्या लिखा नहीं है। टारगेट हार्ट रेट में क्या होता है? कैसे निकालोगे टारगेट हार्ट रेट? इसको एक्सरसाइज कैसे प्रिस्क्राइब करोगे? रेस्टिंग हार्ट रेट प्लस
रेस्टिंग हार्ट रेट आपने ले लिया इक्वेशन में, उसमें प्लस लगा के रेस्टिंग हार्ट रेट माने सुबह जब हम बिस्तर में रहते हैं तो आप हार्ट रेट नापते हो, वो होता है आपका रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट जो है ना आपके एकदम बताता है कि भविष्य में आपको हार्ट अटैक होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ये बताओ, इतना इंपॉर्टेंट है रेस्टिंग हार्ट रेट। ये डायरेक्ट आपके VO2 max आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट से। बहुत सारे इक्वेशन है ना, जेफरसन इक्वेशन है जिसमें रेस्टिंग हार्ट रेट जितना कम होगा रेस्टिंग हार्ट रेट उतना ज्यादा VO2 max निकल जाता है, यानी आप निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है हार्ट रेट रिजर्व। हार्ट रेट रिजर्व आप कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट, जिसको बोलते हैं हार्ट रेट रिजर्व। मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बता दिया था पहले ही, कैसे 208 माइनस 0.7 into ऐसे। ये सब टेक्निकल बातें हैं, आपको इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट पेशेंट में हैंडल करेंगे तो ये नहीं बोल सकते ना मरीज को जाओ आप मॉडरेट एक्सरसाइज करो, ये तो एकदम नॉन टेक्निकल, ये तो कोई भी करा देगा, जिम ट्रेनर भी करा देगा। आप में और उनमें क्या फर्क हो? आप टेक्निकल बताएंगे, हार्ट रेट बताएंगे, कितने ड्यूरेशन के लिए करना है, कितना करना है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम टारगेट हार्ट रेट के हिसाब से देंगे। टारगेट हार्ट रेट के इक्वेशन होता है रेस्टिंग हार्ट रेट प्लस हार्ट रेट रिजर्व। हार्ट रेट रिजर्व पर कितना परसेंटेज जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है, यानी 55 to 72%। कैसे कैलकुलेट करोगे? रेस्टिंग हार्ट रेट प्लस 0.55 इनटू रेस्टिंग हार्ट रेट रिजर्व, ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और हम एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं। एक है रनिंग जिसका नाम है मैफेटॉन रनिंग। जब आप दौड़ते समय आपको चाहते हो कि घुटने में कम से कम लोड रहे और ज्यादा से ज्यादा चर्बी बर्न करे, तो आपको एक तरह का रनिंग है जिसका नाम है मैफेटॉन रनिंग, या ये इसको चाय रनिंग भी कहते हैं। कैसे प्रिस्क्राइब करोगे? 108 माइनस एज इन ईयर, यानी एक बंदा है जिसका मान लो कि 30 इयर्स है, तो कैसे करोगे? 180 माइनस 30, जो भी आ रहा है वो उसका हार्ट रेट है। आप उनको बोलेंगे कि भाई इसके आगे पीछे आप दौड़ते समय आप घड़ी में देख करके दौड़ना, आपका हार्ट रेट कितना होना चाहिए। इसका क्या फायदा है? उनके घुटने में लोड, कमर में लोड मिनिमम रहेगा, मगर चर्बी सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। इसको मैफेटॉन रनिंग कहते हैं। एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट मैफेटॉन करके स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, उसने डेवलप किया है ये। नेक्स्ट चलिए, ये सब जो है। अच्छा, एक और चीज है जो मैंने बताया था ना कि खाना चर्बी को घटाने के लिए एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाना, यानी न्यूट्रिशन इज मोर इंपॉर्टेंट। मगर न्यूट्रिशन एक चीज है जिसमें एक्सरसाइज के आसपास नहीं पहुंच सकता। क्या है? एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन अगर हम कंपेयर करें, कौन सा चर्बी को घटाने में जो डेंजरस है, यानी पेट के चर्बी को घटाने के लिए न्यूट्रिशन उतना कारगर नहीं होता, एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से कौन सा एक्सरसाइज है? दो एक्सरसाइज है, एक एरोबिक एक्सरसाइज, दूसरा HIIT कहते हैं, जिसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, नाम सुने होंगे आपने बहुत सारा, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं। वो दोनों एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें चर्बी कम हो जाता है। जैसे देखिए इसमें देखो वो वाला ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ है, जो डाइट लिखा हुआ है, एक्सरसाइज लिखा हुआ है, DAT का मतलब होता है विसरल एडिपोसाइट टिश्यू। आपके समझने के लिए बस इतना ही बता रहा हूं, पूरा डिटेल होना चाहिए। इसमें देखिए एक्सरसाइज में ज्यादा कम हो रहा है और डाइट के कंपेयर में, यानी आप केवल खाना पीना बिना एक्सरसाइज के दोगे तो उसका चर्बी, बाहर का चर्बी तो कम हो जाएगी, फिर छोटा हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, मगर जिसको हमको कम कराना है वो कम नहीं हो पाएगा। एक्सरसाइज डालना जरूरी है। और कौन सा एक्सरसाइज? दो एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज। कौन से एरोबिक एक्सरसाइज? कंटिन्यूअस एरोबिक एक्सरसाइज, जो कि रनिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है। और दूसरा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है, जो जिसको HIIT कहते हैं, वो दोनों एक्सरसाइज हमको ऐड करना है। नेक्स्ट जाओ। ये हो गया एरोबिक एक्सरसाइज हो गया। मगर व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमने बताया था, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत लोग नेगलेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को हमेशा दौड़ाने की बात करते हैं, मगर वजन उठाने को गलत समझते हैं। वजन उठाएंगे तो जिम में जाते हैं तो लोग हार्ट अटैक हो जाते हैं, और ऐसा नहीं। मैंने जैसे कि आपको बताया अभी, क्या बताया आपको कि स्केलेटल मसल कितना इंपॉर्टेंट है, जितना, और मसल का पावर कितना इंपॉर्टेंट है, बताया था ना कितना इंपॉर्टेंट है। चर्बी घटाना, केवल चर्बी घटाने से काम नहीं चलेगा, आपका स्केलेटल मसल बढ़ाना जरूरी है। स्केलेटल मसल कभी भी एरोबिक एक्सरसाइज से नहीं बढ़ती, हल्का फुल्का बढ़ेगा मगर नहीं बढ़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंट एक्सरसाइज डालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंट एक्सरसाइज डालने के लिए आपको आना पड़ेगा। कैसे रेजिस्टेंट एक्सरसाइज डालना पड़ेगा? इसको आगे बढ़ा, ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का है, तो कैसे डिजाइन करना है वगैरह है वो हम किसी दिन और क्लास में लेंगे। हाँ ठीक है, बराबर। देखो ये देखो,
को घटाने के लिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कितना देना चाहिए? ये बैक वेट का नहीं हुआ है? नहीं रन जाओ। हेलो खैर चलिए इसको छोड़ दीजिए। हाँ थोड़ा आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। ये सब हमने पेपर निकाले हैं प्लेयर्स के अलग पेपर पेपर है मैडम और मेरा। आगे जाओ आगे जाओ। ठीक है प्रॉब्लम चाहिए तो मैं इसको जब तक आएगा इनका थोड़ा आगे जाओ। इनका थोड़ा सा गड़बड़ है ये इससे आगे जाओ। अब देखो एक चीज प्रैक्टिकल पॉइंट इंपॉर्टेंट आपसे सवाल पूछा जाए है क्या मैं कौन सा एक्सरसाइज करूं उसका डोज क्या है सबसे ज्यादा मेरा पेट का दर्द कम हो जाए। ये कितना है? एक हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करना है 3 से 4 महीने के लिए 30 to 60 मिनट ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज करना है बस। और या लेस देन 30 मिनट या 30 to 60 मिनट ऑफ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आप ये एक्सरसाइज देंगे ये सबसे इफेक्टिव है अलग अलग स्टडी में मिला है। ठीक है तो यही मैं बताना था जो मैंने अभी बताया वही चीज है। आगे बढ़ो तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आगे बढ़ो ये सब थोड़ा डिटेल है हम लोग बाद में देखेंगे कभी किसी दिन आराम से बराबर। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होते हैं हाँ वो एक्सरसाइज होते हैं जो कि वजन उठाने का होता है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कैसे लोगे? केवल जिम ट्रेनर के उसमें नहीं होता है ना आपके डोमेन में भी आता है। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी इंटेंसिटी जानना कितना वजन कितना देंगे। एक बार में ज्यादा वजन उठा पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी है ना इंजरी हो जाएगा। तो आपको सिंपल सी इसके लिए आरएम जाना होता है जिसको बोलते हैं 1 रिपीटेशन मैक्सिमम आरएम। अगर मैं एक वजन को एक ही बार उठा पा रहा हूं वो मेरा 1 आरएम यानी अगर मैं 100 किलो के डंबल को मैं एक ही बार उठा पा रहा हूं दोबारा नहीं उठा पा रहा हूं पूरा फॉर्म को मेंटेन करते समय उसको बोलते हैं 1 आरएम। उस 1 आरएम का परसेंटेज हमको देना होता है। ठीक है जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइज हम कैसे देते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट निकालते हैं उसका परसेंटेज देते हैं ना बिल्कुल वैसे टाइप का रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देते हैं। कैसे देना चालू करोगे 40 to 50% ऑफ 1 आरएम यानी 100 किलो का 40 to 50% तो 30 केजी हो गया। 30 to 40 केजी आपसे डंबल उठाना चालू करवाते हैं। एकदम से ज्यादा करेंगे तो इंजरी हो जाएगी। हम ऐसे इस तरीके से चालू करवाते हैं और एम कहां तक एम करते हैं बढ़ाते हैं धीरे धीरे 60% ऑफ 1 आरएम 70% ऑफ 1 आरएम ऐसे करके 80 to 90% तक जा सकते हैं। ठीक है ये हो गया इंटेंसिटी। और उस कितनी बार दोगे रिपीटेशन कितनी बार करवाओगे रिपीटेशन हम नॉर्मली रिपीटेशन के हिसाब से भी हम माइल्ड मॉडरेट और सीवियर इंटेंसिटी जैसे कि मैंने बताया था ना टॉप टेस्ट सिंपल है। अगर कोई बंदा बोल पा रहा है और गाना नहीं गा पा रहा है इसका मतलब उसका मॉडरेट इंटेंसिटी है। अगर कोई बंदा जो है बोल भी नहीं पा रहा है सेंटेंस नहीं कंप्लीट पा रहा है इसका मतलब सीवियर इंटेंसिटी। ये तो बताया ना एरोबिक का। अब रेजिस्टेंस का क्या है? रेजिस्टेंस का ऐसा भी रूल ऑफ थंब है क्या है अगर एक वजन को आप अगर 12 से 20 बार उठा पा रहे हो तो आपके लिए वो माइल्ड एक्सरसाइज यानी 1 2 ऐसे करके 12 से 20 रेपिटेशन इसको रेप कहते हैं उठा पा रहे तो वो हो गया आपका माइल्ड एक्सरसाइज। अगर आप किसी भी वजन को 8 से 12 8 to 12 बार उठा पा रहे हैं उसके बियॉन्ड नहीं उठा पा रहे तो वो हो गया मॉडरेट इंटेंसिटी। अगर आप 4 से 8 बस उठा पा रहे हैं या एक बार उठा पा रहे हैं 4 से 8 कर पा रहे हैं इसका मतलब है सीवियर इंटेंसिटी। तो हमको कितना एक्सरसाइज देना है माइल्ड टू मॉडरेट देना यानी आप रिपीटेशन कितना करवाओगे लगभग 15 के आसपास करते हैं है ना 12 to 15 8 से 12 ताकि वो मॉडरेट इंटेंसिटी में आ जाए। और धीरे धीरे एक हफ्ते में 10% रूल कहते हैं जिसको प्रोग्रेशन कहते हैं। आप कोई भी एक्सरसाइज को हूबहू वैसे ही दे दोगे तो नहीं चलता। आपको प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज ट्रेनिंग फॉलो करना पड़ेगा। वैसे करके प्रोग्रेसिव करते समय वजन उठा के ऐसे करके आपको हर हफ्ते में 10 गुना ज्यादा वेट बढ़ाना होता है 10% बढ़ाना होता है। ऐसे कर करके धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज को देना। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये तो है ना ये थोड़ा डिटेल है टेक्निकल डिटेल स्टैटिस्टिकली इसको ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इसको इंपॉर्टेंट चीज है कि एरोबिक एक्सरसाइज केवल एरोबिक एक्सरसाइज करना ठीक नहीं है आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज देना पड़ेगा। उस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज आपको देने से आपका चर्बी भी कम होगा प्लस
मसल मास भी बढ़ेगा, जो कि हमको चाहिए। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट आइए, बराबर नेक्स्ट बराबर जैसा थोड़ा सा टेक्निकल होता है। नेक्स्ट बराबर बढ़ाते जाओ। ये सब मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब जो टेक्निकल इंपॉर्टेंट वही मैं बताऊं, थोड़ा जो डिटेल जाने की जरूरत है। हाँ थोड़ा अब देखिए, एक और चीज है, इसको बोलते हैं, अगर मान लो कि आपके पास एक इंजरी पेशेंट आ गया, आपने बोला, मैंने क्या बोला अभी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को कितना वजन उठाना चाहिए बोला ना, 12। अब मान लो कुछ नहीं उठा पा रहे और देखो, तो आप क्या करोगे, मान लो कि एशियन ईयर के एक पेशेंट आया, आपके पास घुटने में इंजरी हो गया या बुजुर्ग आया, वो तो उतना वजन तो उठा नहीं पाओगे, तो आप, मगर आप चाहते हो कि उनका मसल डेवलप हो जाए, मगर उस मसल को डेवलप करने के लिए आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज तभी कर पाएगा जब वो उठा पाएगा, अगर वो उठा नहीं पा रहा तो क्या करोगे, आप एक फिजियोलॉजिकल टेक्निक अप्लाई करते हो, जिसको इस्तेमाल करने से कम वजन में भी उतना फायदा मिलता है जो कि हाई वजन में मिलता है। इसका नाम है ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग। हम लोग ने एक वर्कशॉप भी किया था चेन्नई में। ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी मसल को बनाने के लिए हमारे पास दो चीज है, हाइपरट्रोफी को करने के लिए एक होता है मैकेनिकल लोड, आप जितना वजन ज्यादा उठाएंगे उतना आपका यहाँ पे मसल में फायदा होगा, है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ और हाइपरट्रोफी में। दूसरा होता है मेटाबॉलिक टेंशन, यानी मेटाबॉलिक टेंशन माने आप कम वजन उठा के, अगर आपने एक बैंड लगा दिया हाथ में, देखिए बैंड लगा दिया, उसने बैंड लगा दिया, यहाँ पे बैंड लगा दिया, बैंड लगाने से क्या होगा कि आपका जो ब्लड फ्लो है ना, वीनस ब्लड फ्लो बाहर नहीं निकल रहा है, तो बाहर नहीं निकल रहा है तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत सारा मेटाबोलाइट रिलीज होता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, पोटेशियम रिलीज होता है, एडिनोसाइन रिलीज होता है ना, ये सब चीज पूरा रिलीज होता है, ये सब आप बाहर निकलने नहीं दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वही कभी जमा हो जाएगा, वही वो जमा हो जाएगा, तो क्या होगा, वो ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा। ब्रेन को तो पता नहीं है, ब्रेन को क्या बोलेगा, अरे बहुत मेहनत कर रहा है ये मसल, ये ब्रेन को बताएगा, जबकि आप क्या कर रहे हो, कम वजन से कर रहे हो, बस आपने बांध दिया। तो ऐसे करके इसको बोलते हैं ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग, ये BFR कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने से हम क्या कर सकते हैं, कम वजन लेके भी उतना ही फायदा ले सकते हैं जो कि हाई वजन एक्सरसाइज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कैसे करना है, क्या करना है, ये आप देखिए, वजन पूरा काट में भी आप बांध कर सकते हैं, हाथ में भी कर सकते हैं, है ना, एक्सरसाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट, तो ऐसे करके हम ब्लड फ्लो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का फायदा हो जाता है। हाँ नेक्स्ट ठीक है, तो जिसको ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैं हम लोग लगातार वो कराते रहते हैं। हाँ तो ठीक है, तो ये हम आखिरी स्लाइड में आ गए हैं। तो एक्सरसाइज, जैसे कि हम दवाई देते हैं, या आप मान लो कि इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं, जैसे कि मान लो कि लाइपस देते हैं, मान लो अल्ट्रासाउंड देते हैं, तो आप अपने मन से तो नहीं देते, क्या उसका सेट प्रोटोकॉल बनी रहती है, कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए भाई, कितना वाट होना चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए देना पड़ता है, कितनी बार देना पड़ता है ना, हर चीज के लिए फिक्स होता है। उसी वैसे टाइप का एक्सरसाइज ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है, इसके लिए आपको दो चीज याद करने, SPORTI। नंबर 1, एस का मतलब होता है स्पेसिफिसिटी, यानी आप जो एक्सरसाइज आप देंगे उसको आप डिजाइन इस तरीके से करेंगे कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट को फायदा मिले। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तभी ज्यादा फायदा होगा। रिवर्सिबिलिटी, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जितना फायदा आपने गेन किया वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसको रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। दूसरा होता है पेरियोडाइजेशन, यानी आप एक्सरसाइज जो करेंगे ना उसको आप इस तरीके से बनाएंगे कि कुछ क्रॉस ट्रेनिंग भी कराएंगे, जिससे क्या होगा, जो उस पर्टिकुलर मसल जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है, यानी स्ट्रेस फ्रैक्चर ओवरलोड ना हो। और दूसरा होता है इंडिविजुअल, के हर इंसान अलग होता है, एक एक्सरसाइज सबको नहीं दे सकते। ठीक है, और दूसरा होता है फिट ईपी, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आप एक्सरसाइज दोगे, इंटेंसिटी, कितना ड्यूरेशन में कितना इंटेंसिटी के लिए दोगे, ड्यूरेशन कितनी बार दोगे, मैंने बताया ना, सब चीज मैंने बताया। टाइप, कौन सा एक्सरसाइज दोगे, वॉल्यूम कितना दोगे, प्रोग्रेशन कैसे रखोगे, और कौन से टाइप का एक्सरसाइज, एरोबिक दोगे, फ्लेक्सिबिलिटी दोगे, रेजिस्टेंस दोगे, बैलेंस दोगे। बैलेंस एक्सरसाइज को प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज बोलते हैं, जो कि फिजियो को इस्तेमाल करके हम लोग वो करते हैं ना जिम में,
ये स्पेशली ओल्डर एज 65 प्लस के लिए बहुत यूजफुल होता है क्योंकि उनमें प्रोप्रियोसेप्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीजें देखा, तो इस तरीके से हमको एक्सरसाइज देना होता है, ठीक है। तो आप तो ये हो गया। अगर किसी को वजन है तो उसको आप एक्सरसाइज प्रिसिजन ऐसे करेंगे, कैसे? एरोबिक एक्सरसाइज दिन में 5 बार हफ्ते में, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, लिख के आप देंगे। इंटेंसिटी कितना कराओगे? 60% ऑफ हार्ट रेट रिजर्व कितना कराओगे, और टाइम कितने के लिए कराओगे? 30 पर मिनट। और कौन से टाइप का एक्सरसाइज करो? वॉकिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। किसी मरीज को जैसे दवाई देते हो ना, वैसे टाइप के देते हैं। ये नहीं बोलते हैं जाओ आप मॉडरेट एक्सरसाइज कराओ, ये तो बहुत अनसाइंटिफिक टाइप का, कोई भी जिम ट्रेनर भी कराते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रेजिस्टेंस में, कितनी बार कराओगे? 2 से 3 दिन एक हफ्ते में, 2 to 3 days पर वीक। कितना दोगे? 60 to 75% ऑफ 1 RM, 60 to 70% ऑफ 1 RM, जो कि 1 RM का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। कितना दोगे? 4 से 4 सेट, यानी कितने बार? 8 से 12 रिपीटेशन, है ना। तो इस तरीके से देंगे रेजिस्टेंस। और फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी बार फ्लेक्सिबिलिटी करोगे? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कितना दोगे? 2 से 3 दिन पर वीक। स्ट्रेचिंग करते समय आपको एक चीज ध्यान देना है, कभी भी पेन तक स्ट्रेचिंग नहीं करना है। यू स्ट्रेच टू द पॉइंट ऑफ डिस्कम्फोर्ट, यानी मरीज बता देगा कि हाँ थोड़ा डिस्कम्फोर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है। अगर पेन हो रहा है तो वहां तक स्ट्रेच नहीं करना है ना। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेचिंग। तो अप टू द पॉइंट ऑफ डिस्कम्फोर्ट करेंगे, उसके बाद स्ट्रेचिंग हुआ, डायनामिक हुआ, पीएनएफ स्ट्रेचिंग बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन न्यूरो मस्कुलर फैसिलिटेशन स्ट्रेचिंग होता है ना। ये सब आप थोड़ा डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। मायोफेशियल टेक्निक होता है बहुत सारा, है ना, मसल एनर्जी टेक्निक, ये सब हम लोग पढ़ाते हैं और हम लोग करते हैं, इसका रेगुलर करते हैं। तो ये सब बात में अभी पढ़ेंगे। तो ये हो गया एक्सरसाइज ट्रेनिंग। और दूसरा एक और चीज है, एक्सरसाइज ट्रेनिंग के साथ साथ आप और एडवाइस भी देंगे कि सेडेंटरी एक्टिविटी को भी कम करना है, यानी कितना कम करना है सेडेंटरी एक्टिविटी। हर 20 से 30 मिनट में आपको थोड़ा वॉकिंग करना है, थोड़ा सा उठ के खड़े होना है, थोड़ा सा हिलना है। तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसको बोलते हैं एक्सरसाइज स्नैकिंग, यानी हम चाय पीते हैं ना, स्नैक्स पीते हैं ना दिन में, वैसे जाके एक्सरसाइज को स्नैक्स करना है, यानी हल्का हर 30 से 40 मिनट, तभी जाकर के फायदा होता है, नहीं तो नहीं होगा। आगे बढ़ा दो, बस हो गया, ठीक है, ठीक है, बराबर। तो कुल मिला के ये हो गया आपके वजन, कोई ओबेस आता है, ओबेसिटी के जो आता है, सब आता है, छोटे को कितना फायदा होता है। 40 इयर्स ऑफ ट्रायएथलीट है। ट्रायएथलीट का मतलब जानते हो ना, जो स्विमिंग भी करता है, जो साइकिलिंग भी करता है, रनिंग भी करता है, जो कि ट्रायएथलॉन में पार्ट लेता है, उनका सब 40 इयर्स है। 40 40 से मसल का पूरा मसल ही मसल है। अब दूसरा मिडल में जो है वो है 70 इयर्स ऑफ सेडेंटरी, कुछ नहीं करता है, 7 साल का आदमी, देखो उसमें पूरा मसल कितना कम हो गया है, पूरा चर्बी ही चर्बी हो गया। जो सफेद दिख रहा है ना वो चर्बी है, एरिथ्राइटिस। अब नीचे में देखो 70 इयर्स ऑफ ट्रायएथलीट, यानी 7 साल का, 70 इयर्स का, 70 साल का, 70 इयर्स का एक बंदा जो प्लेयर है, उसमें देखो वो कितना अच्छे से मसल को मेंटेन कर रखा है, ठीक है। तो ये है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सरसाइज इंटरवेंशन फॉर ओबेसिटी। एंड तो 3-4 पॉइंट टेक होम मैसेज आपको लेना है। कभी भी वेइंग स्केल वाले भरोसा नहीं करना। क्या करोगे? बॉडी कंपोजिशन। आपका टारगेट क्या है? चर्बी का कम करना, मसल बनाना। इन दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है मसल बनाना। मसल बनाने के लिए कौन सा एक्सरसाइज दोगे? रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज प्लस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, ठीक है। ये दो तभी जाकर सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for providing such a valuable knowledge how to design an exercise prescription. Thank you so much, sir. वीडियो बना रहे हो?